नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। गलत होगा, ये है विद मेजर जनरल अश्विनी श्वेत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद सर। जय हिंद सुमित। सर, यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। मैं ये गलती भी नहीं करूंगा आपकी इंट्रोडक्शन देने के लिए। लेकिन आज की खबर है जिसके लिए आपको इनवाइट किया गया है, वो है पाकिस्तान की। जैसे ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अभी अटैक किया है ड्रोन्स के साथ, मिसाइल्स के साथ। सर, ये पूरी खबर क्या है? क्योंकि इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर इतनी चीजें चल रही हैं कि देयर हैज टू बी सम क्लैरिटी। आप कैसे देखते हैं सर इसको? हाँ, बिल्कुल सुमित। देखो, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का, और ज़्यादातर जो भी टेररिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके 70 से 75% पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने ही टेररिज्म क्रिएट किया। जैसे जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तौबा जैसे आतंकवादियों को वो भारत में भेजता रहा है, और इसी प्रकार से वो ईरान के अंदर जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप हैं, क्योंकि ईरान एक शिया डोमिनेटेड देश है, तो वहां पर ये सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप भेजता रहा है। अब जो ये जैसे अल अदल है, जो कि 1992 में डेवलप हुआ था, और अब वो हमले करता है ईरान के अंदर। इसी प्रकार अफगानिस्तान भी काफी हद तक ब्लेम करता रहा पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान आतंकवादियों को श्रेय देता है जो अफगानिस्तान में जाके हमला करते। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। पाकिस्तान आतंकवाद का एक गढ़ बन गया है, और आज पाकिस्तान कहता है कि भाई हम तो टेररिज्म के अगेंस्ट खुद लड़ रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में पाकिस्तान में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बोला था कि अगर अपने घर में में आप सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर को डसेंगे, एक दिन वो सांप आपको भी डसेंगे। तो सच्चाई यह है कि आज वो जो सांप हैं एज ए तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बाकी मिलिटेंट ग्रुप आज पाकिस्तान को भी डस रहे हैं। मगर ये भी सच है कि ये सारे के सारा आतंकवाद का जो फैलाव किया है, वो पाकिस्तान ने किया है। अब कुछ एक आतंकवादी ऐसे भी हो गए हैं जो इसके काबू से निकल गए हैं, और इसी हद तक ये अभी भी मान नहीं रहा पाकिस्तान कि उसने आतंकवाद फैलाया है, और बार-बार अब ये राग गाता है पूरे वर्ल्ड में कि भई मैं तो जॉइंटली आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ना चाहता हूँ, और हम तो खुद विक्टिम हैं। मगर सच्चाई ये है, ये विक्टिम कम है, मगर ये क्रिएट इन्होंने किया था। तो ये सच्चाई है कि अब जो जैसल अल अदल, जो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, वो बलूचिस्तान में उसके बेसिस हैं, और वो ऑपरेट करता पाकिस्तान से, और वो अटैक करता रहा है ईरान में, जो कि शिया डोमिनेटेड है। और अभी पिछले महीने ही उन्होंने 11 जो ईरान के पुलिसमैन थे उनको भी मार दिया, जो कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड के थे। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को फैलावा देता है, और ये जो जैसल अल है, इसका मेन मकसद है कि जो सतान प्रोविंस है एक प्रकार से ईरान की, उसको कब्जा करना और उसको डिक्लेयर करना एज इंडिपेंडेंट। तो ये करता रहा है, और ये सच्चाई है कि अब ईरान ने सोचा है इनफ इज इनफ, क्योंकि पहले भी ईरान ने वार्निंग दी पाकिस्तान को बार बार कि आप जो ये सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स को भेजना बंद करें ईरान के अंदर। मगर पाकिस्तान सुनता नहीं है। पाकिस्तान डिनाइल मोड पे, पाकिस्तान हरदम ये कहता है कि मेरे पास कोई मिलिटेंट नहीं है और हम ऐसा कोई नहीं भेजे। तो ऐसे में अब ईरान ने अपने आप एक्शन ले लिया, क्योंकि ईरान ने कुछ एक्शन और देशों के अगेंस्ट भी लिए हैं। जिस प्रकार से उसने इराक में हमला किया, जहां पर उसको लगता था कि इजरायली स्पाई हेडक्वार्टर हो सकता है। इसी प्रकार सीरिया में उसने इस्लामिक स्टेट के बेसिस पे हमला किया, जिस पे वो लगता था वो इन्वॉल्व थे, अभी जो अटैक हुए थे ईरान के अंदर। तो ऐसे में ही उन्होंने अब पाकिस्तान में रात के 2 बजे करीब अटैक किया, इन बेसिस में जहां पर जैसे अल अदल के हेडक्वार्टर हैं और उनके जो टेररिस्ट हैं, और उनको काफी हद तक नुकसान भी किया है सुमित। सर, इसके अंदर एक और एंगल भी कई लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही बलूचिस्तान एरिया के अंदर कंट्रोल की बात करता है, या वहां पर आपको मालूम है कि एब्डक्शंस होती हैं, लोगों को मारा जाता है, वहां पे मिलिटेंसी भी है, वहां पे कंट्रोल करने की पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि वो सेपरेट होना चाहते हैं पाकिस्तान से। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि शायद पाकिस्तान ने ईरान के साथ हाथ मिला लिया है, ब्रदर मुल्क हैं, कि भाई आप हमारे से ही कंट्रोल नहीं हो रहे, आप हमारी हेल्प करो,
अगर ईरान मारेगा तो किसी का नाम भी नहीं आएगा, पाकिस्तान खुद जाकर अपने लोगों को मारेगा तो इनकी जग हसाई भी होती है और लोग आर्मी के अगेंस्ट भी होना शुरू होते हैं। क्या ऐसा एंगल भी इसको देख सकते हैं? ऐसा लगता नहीं है सुमित कि ऐसा कुछ है, क्योंकि ईरान जो पहले भी ये बात कहता रहा कि आप जो सीनी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो ईरान में घुस के पुलिसमैन को मारे हैं, 11 पुलिसमैन मारे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो मुझे यस। लगता नहीं कि ईरान कुछ ऐसा काम पाकिस्तान के साथ मिली भगत से करेगा, क्योंकि ईरान और एक शिया देश है, उसके चाहे वर्केबल रिलेशन तो है ईरान पाकिस्तान के साथ, जो कि एक सुन्नी देश है, मगर कोई खास अच्छे रिलेशनशिप नहीं है और एक दूसरे पे अभी भी सस्पिशन है। देखो सच्चाई है, पाकिस्तान जो है वो बार-बार ईरान के अंदर जाके काफ़ी हद तक आतंकवादी घटनाओं को एक प्रकार से करना चाहता है। वो चाबार पोर्ट पे भी भारत ने जाके बताया अभी ईरान में जब हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गए थे, डॉक्टर एस जयशंकर, कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि ये चाबार पोर्ट जो है वो ऑपरेशनलाइज हो, क्योंकि वो उस पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट और वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ता है। तो ऐसे में पाकिस्तान इसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ हरकतें करता रहा है चाबार पोर्ट के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि फिर गवादार पोर्ट की वैल्यू नहीं रहेगी और पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट बोलता अपने आप को, वो उसका कोई महत्व नहीं है। तो वो ज़्यादा है, मुझे ये लगता नहीं कि कहीं न कहीं ये आपस में मिली-भगत हो सकती है ईरान और पाकिस्तान की, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ॉल्ट लाइन्स हैं। आपस हम्म। में इस टाइप का होना बड़ा मुश्किल है, एक शिया है, एक सुन्नी है, ये भी समझना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इनके पास कोई भी एक मिडल ग्राउंड नहीं है और जो ईरान बार-बार इस चीज़ को कहता रहा है कि काफ़ी सुन्नी मिलिटेंट जो ईरान के अंदर घुस के हमला करते हैं, वो वापस चले जाते हैं और यही पिछले महीने 11 के करीब पाकिस्तानी के जो मिलिटेंट ग्रुप यही जैसल अल अदल ने पुलिसमैन को मारा। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा है। वाक़ई बात ये है कि जो पाकिस्तान है, वो आतंकवाद का गढ़ है, वो आतंकवाद हर तरफ, हर नेबर तंग है पाकिस्तान से इस सही मामले बात है। में, क्योंकि वो आतंकवाद को फैलाता है। अगर आप 3 मेन नेबर देख लें, भारत में वो जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा और इसी प्रकार अफ़गानिस्तान बार-बार कहता रहा कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बेसिस हैं, वो अटैक करता है अफ़गानिस्तान में और इसी पर ईरान आज से नहीं, बहुत सालों से कह रहा है कि जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप हैं वो ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान से, उनकी बेसिस है बलूचिस्तान में और वो ईरान के अंदर हमला करके वापस आ जाते हैं और कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो आईएसआई है, उनको श्रेय देती है। सुमित। सर एक चीज और भी है, जैसे पाकिस्तान की हमने देखा कि आर्मी की जो स्टेटमेंट आई, बड़ी ही हल्की फुल्की जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट दे दी है। ये वैसे भी नापाक इनकी फौज है, कोई भी काम कर नहीं सकती, सरेंडर तो कर ही देते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल 71 का है ही है। लेकिन जैसे ही इन्होंने अभी ईरान को एक स्टेटमेंट दे दिया, भाई वो आपकी कंट्री में आकर ड्रोन्स के साथ, मिसाइल के साथ अटैक कर रहे हैं और आपने एक स्टेटमेंट निकाल दिया, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। देखो सच्चाई ये है, पाकिस्तान की हालात खराब है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और आज वहाँ पर आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो इनकी इंटरिम गवर्नमेंट है अभी और इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी में, अगर होते हैं या पोस्टपोन हो जाते हैं, तो ऐसी इतनी काबिल तो क्षमता और ताकत पाकिस्तान में नहीं है कि अब वो जो ईरान के जो हमला किया है ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड ड्रोन और मिसाइल से, उसका बदला दे सके। ऐसा मुझे लगता नहीं इतनी हिम्मत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान यूं तो अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट बोलता है, मगर ये एक प्रकार ख्वाब है, ये झूठे एक पर धमकियां देता है, ये कुछ नहीं कर सकता और इसकी कोई हिम्मत नहीं है ये ईरान के अगेंस्ट कुछ करे। और आप आने वाले समय में आप देख लेना, बस वो यही कहेगा कि इसके परिणाम जो है वो बड़े खराब हो सकते हैं। इस दो तीन स्टेटमेंट पास करेगा और मुझे लगता नहीं कि पत्थर का बदला पत्थर से देगा, या जिस प्रकार से ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हमला किया पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान इसका कोई ऐसा बदला वापस देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता।
इसके चांसेस बहुत कम है। ये गीदड़ भक्ति है पाकिस्तान की, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ चोर के दाढ़ी में तिनका। उसको पता है कि हाँ, ये मिलिटेंट ग्रुप हैं, ये ऑपरेट भी होते हैं, इनको आईएसआई भी श्रेय देती है। ये भी तो है। कोई भी हुँ। मिलिटेंट ग्रुप पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं हो सकता जब तक वो आईएसआई उसको श्रेय ना दे, और ये दी जाती है। और इनको फंड भी देते हैं, इनको ट्रेनिंग भी देते हैं, इनको वेपन भी देते हैं, और ये अपने पड़ोसी देशों में जाके हरकत करते हैं। तो भारत तो बताता रहा है कि ये लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद हुँ। को बेसिस भी दे रखी है पाकिस्तान ने, ट्रेनिंग भी करता है, 10,000 के करीब बिठा रखे हैं पीओजे में, जो कि लैस हैं उन हथियारों से जो अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। ये तो हम बार-बार बताते रहे हैं, और वो बार-बार भारत के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, वो बहुत पुख्ता है। तो ऐसे में ईरान को पता है, ईरान बार-बार बोलता रहा है कि आप इनको कंट्रोल करें, और ये ईरान में आके ये जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है ऑपरेट करें। मगर पाकिस्तान ये नजरअंदाज करता रहा है। पाकिस्तान ने अभी पिछले महीने 11 पुलिसमैनों को मारा। तो ये मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान के अंदर हिम्मत और ताकत है, कोई बदला आग का बदला आग से देगा, और ये कुछ नहीं होने वाला। गीदड़ भागती है, कुछ स्टेटमेंट पास हो जाएंगी, इसके अलावा और कुछ पाकिस्तान के पास ना तो ताकत है, ना हिम्मत है कुछ करने की। सुमित। सर एक चीज और मैंने देखी है सोशल मीडिया के ऊपर, 2 चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है कि जयशंकर जी ईरान में गए और 24 घंटे में ईरान ने अटैक कर दिया पाकिस्तान की बेसिस के ऊपर। तो सर क्या लगता है आपको कि 2 का रिलेशनशिप इतना क्विकली हो सकता है? कुछ कह नहीं सकते, मगर ऐसा लगता नहीं है। देखो ऐसा है, भारत की जो डिप्लोमेसी है और भारत के जो फॉरेन रिलेशनशिप हैं, वो बहुत ही स्टेबल है। और भारत आज सच्चाई है, डॉक्टर एस जयशंकर जैसे एक सीजन डिप्लोमेट बहुत ही ज्यादा काबिल हैं। और वो जो गए हैं ईरान में, तो उन्होंने अपने और ईरान के बारे में इंटरेस्ट में बातचीत की है। देखो 2-3 पहलू पे मैं ध्यान देना चाहूंगा। एक तो उन्होंने कहीं ना कहीं बात की है यही इजराइल हमास लड़ा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशन ईरान से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं, पैलेस्टाइन से भी है, मुस्लिम वर्ल्ड में। तो अब प्रेशर आ रहा है कि भारत को पहल करनी चाहिए। तो भारत चाहता है कि ये लड़ाई रुके, क्योंकि ये लड़ाई अगर फैलती है, जिसके फैलने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं हर रोज, जिस प्रकार से रेड सी में होती रेबल बहुत ज्यादा एक प्रकार से एक्टिव हो रहे हैं। तो एक तो मुझे लगता है उसके ऊपर बातचीत हुई थी जो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी जो बात हुई है वो चाबार पोर्ट के ऊपर हुई है, क्योंकि जो चाबार पोर्ट है वो ऑपरेशनलाइज होना था, वो नहीं हुआ, उस पर काम धीरे चल रहा है। कहीं ना कहीं हम सच्चाई यह है कि अमेरिका के प्रेशर में आ गए। अमेरिका के प्रेशर में हम रूस में तो नहीं आए। रूस में तो हमने अपना ऑयल जो 2-3% लेते थे, हम 32% लेते हैं। मगर वहां ये भी सच्चाई, वहां काटता नहीं है। काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट वो नहीं थे। मगर अगर आप ईरान की बात करें, जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अमेरिका निकला बाहर, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर ईरान न्यूक्लियर डील, उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में 2018 में, तो ये रिस्ट्रिक्शन डाली थी कि ऑयल नहीं लिया जाएगा ईरान से, और भारत ने वो माना था, क्योंकि भारत को 20 से 22% लेता था। तो इसलिए सच्चाई तो ये है, हम प्रेशर में आए, और अब उसके बाद भी हम प्रेशर में थे चाबार पोर्ट लेके। हमने मगर अमेरिका को ये कहा था कि चाबार पोर्ट जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक्सप्लॉइट करता है सिचुएशन। अगर आपने अफगानिस्तान में जाना है बाईपासिंग पाकिस्तान, और सेंट्रल एशियन स्टेट जाना है, और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जाना है, तो चाबार पोर्ट का होना बहुत जरूरी है। तो अमेरिका ने इस बात को माना था, मगर फिर भी उसमें काम बड़ा धीरे चला था, इकोनॉमिक सैंक्शन कम हुई थी उसमें। तो आज ईरान बार बार भारत को यह कह रहा है कि भाई जो आपने डिले हुआ है उसका भी भुगतान करो, और आप इसमें काम में जल्दी लाओ। और मुझे लगता है ये भारत के लिए एक चुनौती है, क्योंकि जो चाबार पोर्ट है सुमित, ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत और ईरान के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो अभी जब हमारा एक एमवी प्लेटो जो एक कमर्शियल शिप पे हमला हुआ था ड्रोन का, जो अरेबियन सी में, तो अमेरिका ने उंगली उठाई थी ईरान पे, तो बार बार कहा था ईरान का हाथ है। मगर भारत ने ऐसा नहीं कोई भी स्टेटमेंट दिया।
भारत ने मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया, भारत ने ईरान की तरफ कोई उंगली नहीं उठाई, भारत ने ईरान से बातचीत की, क्योंकि भारत ईरान का महत्व समझता है, भारत और ईरान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो मुझे हम्म। लगता है भारत की जो डिप्लोमेसी बड़ी मैच्योर्ड है, मुझे ऐसी लगती नहीं कि भारत कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व हो कि आज डॉक्टर एस जयशंकर गए हैं और अगले दिन ऐसा हो जाए, शायद नहीं, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हम डिप्लोमेसी में, मगर हमारी जो डिप्लोमेसी है उसका दर्जा बहुत आगे चला गया है। हमारे हम्म। रिलेशनशिप इसीलिए अगर आप देखें सुमित, ऐसा कौन सा देश है जिसकी रिलेशनशिप सभी जो टॉप कंट्रीज उनके साथ ठीक है, रूस के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान के साथ भी, हम पैलेस्टाइन कोज के साथ हरदम खड़े रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा, हम मानते हैं टू नेशन थ्योरी को, हम कहते हैं कि लड़ाई बंद होनी चाहिए, लोगों को जो मारा जा रहा है वो बंद होना चाहिए, वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि भारत की एक जो पॉलिसी है वो बहुत ही स्टेबल है। तो ये क्या इसके साथ कोई कनेक्शन है डॉक्टर एस जयशंकर का? मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई डायरेक्ट है, क्योंकि भारत इस चीजों में मुझे लगता नहीं बिलीव करता। मगर यह सच्चाई है कि ये जो हुआ है, ईरान काफी समय से पाकिस्तान को समझा रहा है कि आप ये आतंकवादियों को भेजना बंद करें, मगर आपको पता ही है पाकिस्तान तो किसी की सुनता नहीं है, अपनी तरफ से तुकबाजी करता है कि हम भी आतंकवाद का विक्टिम है, हम इकट्ठे लड़ेंगे। अगर इकट्ठे तो लड़ोगे, मगर पैदा किसने किया? और आज आप लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे भारत को भेजते हैं, सुन्नी मिलिटेंट जो जसल अदल है, इसको आप अफगानिस्तान में भेजते हैं, इसमें ईरान में भेजते हैं, और अफगानिस्तान में भी मिलिटेंट ग्रुप भेजते हैं। तो ये सच्चाई है कि ऐसा है आज की तारीख में असली चेहरा पाकिस्तान का। मगर जो आपका पॉइंट था, मुझे लगता नहीं कि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, हम्म। मगर ये है कि आज की तारीख में भारत की डिप्लोमेसी बहुत मैच्योर्ड है, और काफी हद तक वो जो स्टेप लेती है, वो एक ऐसे स्टेप लेती है कि सोच समझ के और नेशनल इंटरेस्ट को एक प्रकार से ध्यान में रखते हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम स्टेटमेंट बहुत। चेंज नहीं करते हैं, हम अपना एक ग्राउंड स्टैंड करते हैं पूरे वर्ल्ड में। आज हम्म। उसको अमेरिका, रूस, किसी हद तक चीन जो है वो भी समझता है कि भारत जैसा देश स्टेबल आज की तारीख में कोई नहीं है। सुमित। बिल्कुल सही बात है सर। जैसे अभी आपको लगता है कि जो ये टेंशन था अभी, पहले इसराइल के ऊपर था, उससे पहले यूक्रेन के ऊपर था, आज जैसे ईरान ने 3 कंट्रीज के ऊपर अटैक कर दिया, भी इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, उन्होंने इसराइल के, उन्होंने बोला कि हमने मोसाद के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसके ऊपर अटैक किया है, इधर पाकिस्तान के ऊपर भी कर दिया, और यूएसए ने भी इसका नोटिस लिया है, एंड दे आर ऑल्सो सीइंग। यूएसए तो चाहता था बहुत देर से कि ऐसा कोई मुद्दा मिले उसे, जिससे कि इस एरिया में कोई ना कोई जंग शुरू हो, जैसे को सऊदी अरेबिया को लेकर ईरान के ऊपर अटैक किया जाए, या वो खुद करेगा। आपको लगता है ये हॉट बेल्ट बनने वाला है ईरान अब दोबारा से? हाँ, देखो ये इलाका जो है ऐसा लगता है कि लड़ाई के फैल सकती है, और ये आउट ऑफ कंट्रोल लड़ाई होगी तो ये रीजनल लड़ाई बन सकती है, और ये लड़ाई उसके आगे कहाँ जाएगी मुझे इसका कोई अंदाजा कोई नहीं ले सकता। कि जब से हौती रेबल ने ऑपरेट स्टार्ट किया है रेड सी में, तो इजराइल हमास तो अभी बैकग्राउंड में हो गया, वहां तो हो ही रही लड़ाई। जब तक इजराइल हमास पे लड़ रहा था तब तक तो मुझे लगता है ये लड़ाई वहीं पर रहती, और कहीं ना कहीं बातचीत होती कि पैलेस्टाइन को कैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा जाए, ये लड़ाई जल्दी बंद हो। मगर जब से हौती रेबल ने रेड सी में हमला कर दिया है कमर्शियल शिप पे, इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट इतना हो रहा है 15% आपकी जो ट्रेड जाता है वो एडवर्सली इफेक्टेड है। लंबा रास्ता लेके अभी जो पोर्ट ऑफ गुड होप से जाया जाए पूरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, इंश्योरेंस ज्यादा होगी। ऐसे में ये सारा इलाका अभी काफी एक्टिवेट हो गया है, और लड़ाई का दामोदार अब इधर शिफ्ट हो गया है। अब ये लड़ाई फैल सकती है, क्योंकि ये जो कार्रवाई है जो हौती रेबल कर रहे हैं यमन से, उसकी जो लगाम है वो ईरान के पास है। हम्म। सच्चाई यह है कि ईरान एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट देश है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हौती रेबल हो या हमास हो। तो क्या ये लड़ाई फैल सकती है? हाँ, ये लड़ाई फैल सकती है, इसके चांसेस हैं, अगर ईरान इन्वॉल्व होता है।
अभी तक तो वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, मगर अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर ये लड़ाई फैल सकती है। क्या अमेरिका इस लड़ाई को फैलाना चाहेगा? मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इस लड़ाई को फैलाना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अभी इलेक्शन है नवंबर में, और जो बाइडेन चाहते हैं और जानते हैं कि लड़ाई अगर ये फैली तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा अमेरिका का। अभी तक हम्म। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अगर आप देखें रूस यूक्रेन लड़ाई में, तो यूक्रेन को हथियार ही दे रहा था अमेरिका, जिससे उसकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा हो रहा था। इजराइल हमास में इजराइल को हथियार ही दे रहा था। मगर अगर बात रेड सी की आती है और वहां पर जिस प्रकार से इन्होंने यमन पे भी हमला किया है हौती रेबल पे, और वहां से पलटवार होता है, अमेरिका और यूके डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर लड़ाई फैलेगी। ईरान इन्वॉल्व हो गया तो क्या लड़ाई का रूपरेखा होगा, तब उसका कहना मुश्किल है। ये मुझे नहीं लगता जो बाइडेन रिस्क लेंगे, क्योंकि फिर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में क्या लड़ाई का रूपरेखा होगा कोई नहीं कह सकता। क्योंकि हम्म। आपको मालूम है सुमित, जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, तो सबसे बड़े से बड़े मिलिट्री पंडित ने बोला था 10-15 दिन में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि रूस इसको जीत लेगा। आज 2 साल से ज्यादा समय होगा, पर ये लड़ाई नहीं रुकी। तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इस लड़ाई को फैलने को तैयार है। वो चाहता है ये लड़ाई लिमिटेड रहे, क्योंकि अगर उसकी हम्म। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर एक प्रकार से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर क्या होगा, फिर ये कहना बड़ा मुश्किल है सुमित। तो मुझे नहीं मैं लगता कि अमेरिका के हित में है कि ये लड़ाई फैले। सर हमने बात शुरू करी थी आज यो अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। अब आप देखिए पाकिस्तान BAIT जिसको हम बेट बोलते हैं, उन एक बेट में फंस गया है। बेट का मतलब है भारत, अफगानिस्तान, ईरान और TTP। तो ये चारों तरफ से जो तीन उसके बॉर्डर है, तीनों तरफ से फंसा हुआ है, और घर के अंदर भी उसकी बुरी हालत है। आपको लगता है कि पाकिस्तान अब इसमें से बाहर निकलना पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल है? और अगर ये चारों फोर्सेस इकट्ठी हो जाएं, पाकिस्तान को तो हम सत्यानाश कर सकते हैं ओवरनाइट। हाँ, देखो सच्चाई ये है कि इकट्ठा तो मैं नहीं कहूंगा कि हो सकते हैं, सबको अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। पर पाकिस्तान ने जो बीज बोया है फल उसको वही मिलने हैं। जिस प्रकार से उसने आतंकवाद को एक उकसाया है, आज आतंकवाद उसको खा जाएगा। ये चाहे लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजता है, वो भी इसके लिए एग्रेसिव हो जाएंगे अगर वो भारत में नहीं भेज पाया। इसी प्रकार से ईरान के साथ उसके रिलेशन बहुत खराब है, ये सुन्नी मिलिटेंट को लेके, और खराब और होंगे। जिस प्रकार से जैसे अल अदल ने हमले करा है, अफगानिस्तान के साथ सबको पता है कि रिलेशनशिप कितने खराब हैं। हम्म। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इतने बुरे रिलेशन होंगे किसी ने सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि वहां पश्तून जो खैबर पख्तूनख्वा में लोग जो हैं वो डूरन लाइन को नहीं मानते, अफगानिस्तान डूरन लाइन को रिकग्नाइज नहीं करता। तो ये सच्चाई है कि हर देश के साथ पाकिस्तान के रिलेशन खराब है, चाहे वो भारत है, ईरान है या अफगानिस्तान है। और इसके साथ साथ जो आतंकवादी आप बता रहे हो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी बहुत सक्रिय हो रहा है, बहुत बोल्ड हो रहा है। उधर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है, जो नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ, वो भी बहुत ज्यादा बोल्ड हो गए। तो ऐसे में सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हर तरफ से गिर गया है। ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बहुत जोरों से है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान का इकट्ठा रहना ही पॉसिबल है। ऐसा भी है, कुछ पंडित बोलते हैं कि आने वाले समय में हो सकता पाकिस्तान के 4 हिस्से हो जाएं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और POJ और गिलगित पाकिस्तान वो हो सकता है भारत के अंदर मिल जाएं, और वो मिलेंगे। पर वो कब मिलेंगे यही एक प्रकार से म्यूट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है उसके भी दिन अब नजदीक आते जा रहे हैं सुमित। सर मेजर जी, सर आपने जो आज बताया है पूरा विस्तार से कि भाई POK और गिलगित का एरिया पाकिस्तान भारत के साथ मिलने के लिए तैयार है, कभी भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर म्यूट रहना ज्यादा बढ़िया है। लेट टाइम डिसाइड। लेकिन पाकिस्तान का इकट्ठे रहना ही इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि सब तरह से ये गिरा हुआ है। सर बहुत बहुत विस्तार से आपने बताया आज। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस शो। एंड दोस्तों, मेजर जनरल सर के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सुमित। जय हिंद। जय हिंद।